दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी, BMW और मर्सिडीज की धरती जर्मनी, उम्दा जर्मन इंजीनियरिंग जिसकी मिसालें प्रतिस्पर्धी देश भी देते हैं। ये देश R&D पर हर साल अरबों यूरो खर्च करता है। देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या नौकरी करती है। इन सारी अच्छी बातों के बाद भी 3 साल से ये अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत कमी ही आई है। हर कोई सुधारों की ज़रूरत की बात कर रहा है, लेकिन सुधारों में सहमति ही नहीं बन पा रही थी। ऐसे में अर्थशास्त्रियों ने जर्मनी को यूरोप का सिकमैन कहना शुरू कर दिया, तो कुछ ने देश को डीले लैंड बताना शुरू कर दिया। इन चुनौतियों के बीच पिछले साल जर्मनी में 2 प्रमुख पार्टियों CDU और SPD का गठबंधन सत्ता में आया। अभी के जर्मन चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने सत्ता में आने से पहले ही बदलावों के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। इसमें सबसे अहम था कि जर्मनी एक सीमा से ज़्यादा कर्ज नहीं लेता था। ऐसा इसलिए था ताकि अर्थव्यवस्था पर भारी कर्ज का बोझ न पड़े। मेर्ज के चांसलर बनने से पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और रक्षा पर खर्च के लिए बड़े कर्ज का रास्ता खोल दिया गया। लेकिन 3 चीज़ें अब भी जर्मन अर्थव्यवस्था को परेशान किए हुई थीं। पहली, भारी टैक्स जो मध्यम वर्ग को खुलकर खर्च करने से रोक रहे थे और उनकी बचतों को प्रभावित कर रहे थे। दूसरा, पेंशन का बोझ, क्योंकि जिस तरह से पेंशन व्यवस्था चल रही थी उसे घटती आबादी के कारण लंबे समय तक चलाए रखना संभव नहीं था। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था पर सामाजिक सुरक्षा का भारी बोझ। चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने इन तीनों ही सुधारों पर कमोबेश एक साथ काम किया। कॉरपोरेट कल्चर की बेहतर समझ रखने वाले मेर्ज ने इन सुधारों के साथ ही न सिर्फ अपने गठबंधन सहयोगी वामपंथी SPD के साथ आती दरारों को ढकने का काम किया, बल्कि इन सुधारों से कंपनियों और आम लोगों को खुश करने की भी कोशिश की है। जर्मन कर्मचारियों के साल में बड़ी मात्रा में बीमारी की छुट्टियां लेने जैसी चीज़ों पर कड़ाई के चलते उन्हें कर्मचारी संगठनों का विरोध तो झेलना पड़ा है, लेकिन देश की आर्थिक सुस्ती खत्म करने के लिए इसे कड़वी दवाई के तौर पर ही देखा जा रहा है। मेर्ज ने 10 अरब यूरो की टैक्स कटौती योजना पेश की है। ये राहत मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए है। इसके तहत 2 बच्चों वाले एक परिवार को जिसकी सालाना आय 60,000 यूरो है, लगभग 600 यूरो की अतिरिक्त कर राहत मिल सकती है। सरकार इस राहत की भरपाई सबसे अधिक आय वाले लोगों पर टैक्स बढ़ाकर करना चाहती है। सबसे ऊंची आय पर टैक्स दर 45% से बढ़ाकर 47% की जाएगी। नई योजना में लेबर मार्केट से जुड़े कुछ सुधार भी शामिल हैं, जैसे कैफे और बेकरी जैसे कारोबारों के लिए रविवार को काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। छुट्टियों के दिनों में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स प्रोत्साहन मिलेगा। कंपनियों को 4 साल तक की अवधि वाले फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने की छूट मिलेगी, जबकि अभी तक जर्मनी में कंपनियां अधिकतम 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दे सकती थीं। सरकार का दावा है कि इन उपायों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मेर्ज ने इस घोषणा को जर्मनी के लिए सकारात्मक दिन बताया है। सरकार कर्मचारियों के लिए बीमारी की हालत में पेड छुट्टी के नियमों को भी सख्त करना चाहती है। अब से कर्मचारियों को बीमार पड़ने पर पहले दिन से डॉक्टर का दिया हुआ सिकनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सरकार उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालना भी आसान बनाना चाहती है। इसका मकसद बायोटेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ाना है, जिसमें जर्मनी का पहले ही दुनिया में काफ़ी दबदबा है। ये पैकेज ऐसे समय आया है जब सरकार की लोकप्रियता दबाव में है। जर्मनी में दक्षिणपंथी AfD पार्टी के समर्थन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकार पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दबाव बढ़ रहा है। जर्मनी काम के कम घंटों, कर्मचारियों के गैर जिम्मेदार व्यवहार और बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेने जैसी बातों के लिए सुर्खियां बनाने लगा था। ऐसे में यूरोप की आर्थिक तरक्की का इंजन रहे इस देश के लिए ये सुधार बहुत सकारात्मक माने जा रहे हैं, कम से कम निवेशकों और एम्प्लॉयर संगठनों की ओर से। मेर्ज के गठबंधन मोर्चे ने पेंशन व्यवस्था में भी बड़े बदलावों की सिफारिशें की हैं। पेंशन सुधार जर्मन अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा दुखती रगों में से एक माने जाते हैं। 45 साल से ज्यादा औसत उम्र वाले इस देश की बड़ी आबादी
पेंशन पाने वाली उम्र की ओर बढ़ रही है। ये लोग राजनीतिक दलों का अहम वोट बैंक भी होते हैं। ऐसे में पेंशन व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी कड़ाई भी राजनीतिक दलों के लिए घातक साबित हो सकती है। पेंशन पाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन देने वालों की घटती तादाद को देखते हुए जर्मन सरकार के एक पेंशन सुधार आयोग ने पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए 33 सुझाव पेश किए हैं। इन सुझावों का मकसद पेंशन व्यवस्था को लंबे दौर के लिए टिकाऊ बनाना है। सबसे अहम प्रस्ताव रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का है। आयोग चाहता है कि रिटायरमेंट की उम्र को जीवन प्रत्याशा से जोड़ा जाए, यानी लोग जितना अधिक जिएंगे उतना अधिक समय काम भी करेंगे। मौजूदा व्यवस्था में रिटायरमेंट की सामान्य उम्र 67 वर्ष है। प्रस्ताव के अनुसार हर 10 साल पर पेंशन की उम्र में आधे साल की बढ़ोतरी की जाएगी। मसलन 2041 तक पेंशन की उम्र बढ़कर 67.5 वर्ष हो सकती है और सदी के अंत तक कर्मचारी करीब 70 की उम्र तक नौकरी कर रहे होंगे। आयोग एक और लोकप्रिय व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। इस व्यवस्था के तहत 45 साल तक पेंशन बीमा फीस चुकाने वाले कर्मचारी 67 के बदले 63 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले सकते थे। इससे उनकी पेंशन में बड़ी कटौती नहीं होती थी। आमतौर पर 67 से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन में हर साल 3.6% की कमी स्वीकारनी होती है। पेंशन सुधार आयोग का कहना है कि 63 साल वाला मॉडल वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है। सुधारों में इक्विटी आधारित एक नई पेंशन व्यवस्था भी शामिल है। ये मॉडल स्वीडन की पेंशन प्रणाली से प्रेरित है। योजना के तहत पेंशन के एक हिस्से का स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि निवेश से मिलने वाला रिटर्न भविष्य की पेंशनों को सहारा दे। आयोग पेंशन फंड में योगदान देने वालों का दायरा भी बढ़ाना चाहता है। भविष्य में खुद का रोजगार करने वाले लोगों को भी सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। प्रस्ताव में सांसदों को भी इसी व्यवस्था के दायरे में लाने की बात है। सरकारी पेंशन पाने वाले गैजेटेड ऑफिसर्स की तादाद कम करने की भी योजना है। सरकार का तर्क है कि इससे वित्तीय बोझ अधिक लोगों में बंटेगा। पेंशन सुधारों का एक उद्देश्य वृद्धावस्था में गरीबी को रोकना भी है। जर्मनी की जनसंख्या 8.4 करोड़ है। इनमें से 1/4 यानी 2.1 करोड़ लोग पेंशन भोगी हैं। पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी में बढ़ी महंगाई के बीच कई बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि औसत जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं पड़ रही है। ऐसे में उन बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है जो बोतलें बीनकर या छोटे मोटे काम करके अपने खर्च निकालने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या फिर जिन्हें सरकारी सहायता लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी शर्तें काफी सख्त हैं। हालांकि पेंशन सुधार अभी सिफारिशों की शक्ल में हैं। संसद ने अभी तक उन्हें कानून का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन मैर्स सरकार ने जल्द ही पेंशन कानून बनाने की मंशा दिखाई है। इन बदलावों को लागू करने से पहले संसदीय मंजूरी जरूरी होगी। पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा का खर्च भी पिछली कई सरकारों के लिए चिंता की वजह बना रहा है। कई बार आरोप लगे कि बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जर्मनी में लोगों को आलसी बना रही है। वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि काम करके वो जितना कमाएंगे उससे थोड़ा ही कम वो खुद को बेरोजगार दिखाते हुए सरकार से पा जाएंगे। ऐसे में सामाजिक सुधारों को लेकर जर्मन सरकार ने कई दशकों के सबसे बड़े सुधार किए हैं। ये सुधार 1 जुलाई 2026 से लागू भी हो गए हैं। नए सुधारों में सबसे बड़ा बदलाव बेरोजगारी भत्ते की प्रणाली में हुआ है। पुरानी बुर्गरगेल्ड योजना की जगह अब नई ग्रुंडसिcherung यानी बेसिक सुरक्षा की व्यवस्था लाई गई है। इस बदलाव का असर लाखों लाभार्थियों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का लक्ष्य लोगों को तेजी से रोजगार में लाना है। मदद की राशि में तत्काल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अकेले रहने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं होने पर अब भी 563 यूरो मासिक सहायता मिलती है, लेकिन सरकारी भत्ता पाने की शर्तें पहले से कड़ी कर दी गई हैं। जॉब सेंटर के बुलाने पर अगर कोई नहीं गया तो अब उस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। उचित नौकरी का प्रस्ताव ठुकराने पर बेरोजगारी भत्ते में बड़ी कटौती की जा सकती है। बार बार नियम तोड़ने पर बेरोजगारी भत्ता अस्थायी रूप से पूरी तरह रोका भी जा सकता है। नई व्यवस्था में संपत्ति संरक्षण की पुरानी छूट भी खत्म कर दी गई है। अब सरकारी सहायता लेने से पहले बचत और संपत्ति का आकलन तुरंत किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे प्रणाली का दुरुपयोग कम होगा। सालों से तरक्की की उम्मीद की आस देख रही अर्थव्यवस्था को इन सुधारों से काफ़ी उम्मीद है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सुधार तो इससे भी ज़्यादा बड़े होने वाले थे, लेकिन गठबंधन के भीतर इतने ही मजबूत कदमों पर सहमति बन सकी। फिर देखा जाए तो अकेले अकेले ये सारे कदम बहुत छोटे छोटे सुधार लगते हैं, लेकिन इन्हें साथ मिलाकर देखें तो साफ दिखता है कि यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अपने ऊपर सालों से जमती जा रही धूल को झाड़कर फिर से दौड़ लगाने के लिए छटपटा रहा है। अगर इन सुधारों ने वाकई असर दिखाया और जर्मनी के आर्थिक विकास का चक्का फिर से दौड़ने लगा, तो भारत को जर्मनी को पीछे छोड़ साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल करने में समस्या हो सकती है, जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ अब भी 6% से ऊपर ही बनी हुई है।